ओमान की बातचीत के बाद और सख्त हुआ ईरान। अमेरिका इजराइल की बढ़ी बेचैनी। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच हुई हालिया बातचीत के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ईरान किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। हालांकि दोनों देशों ने बैठक को अच्छी शुरुआत कहा है, लेकिन ईरान ने तुरंत अपनी लाल रेखाएं खींच दी हैं। तेहरान का साफ कहना है कि बातचीत सिर्फ परमाणु कार्यक्रम तक सीमित रहेगी, ना बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई चर्चा होगी, ना मिडिल ईस्ट में ईरान के समर्थित गुटों पर और ना ही इजराइल की सुरक्षा पर। यही रुख अब अमेरिका और खास तौर पर इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गया है। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी। अल जजीरा के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दो टूक कहा, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ईरान का अविभाज्य अधिकार है और यह किसी भी हालात में नहीं रुकेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। यानी बातचीत की मेज पर बैठते हुए भी ईरान ने यह दिखा दिया कि वह धमकी और दबाव से डरने वाला नहीं है। हालांकि अरागची ने यह भी माना कि ओमान में हुई बातचीत एक सकारात्मक शुरुआत है और अमेरिकी प्रतिनिधियों से हाथ मिलाने तक की नौबत आई, लेकिन उन्होंने साथ ही जोड़ दिया कि भरोसे की राह अभी लंबी काफी है, यानी कि भरोसेमंद अमेरिका भी है नहीं। ईरान के आम लोग भी ज्यादा उम्मीद नहीं जता रहे हैं। तेहरान में कई लोगों का मानना है कि पहले की तरह यह दौर भी बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हो सकता है। अमेरिका का दोहरा खेल। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बातचीत को बहुत अच्छी बताने के कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए प्रतिबंध ठोक दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आदेश में कहा, ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगेगा। ईरान का तेल ले जाने वाले जहाजों और कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यानी एक तरफ शांति की बात तो दूसरी तरफ आर्थिक शिकंजा। यही वजह है कि ईरान बार बार कह रहा है कि असली समाधान सिर्फ बातचीत से निकलेगा, धमकी और प्रतिबंधों से नहीं। इजराइल क्यों घबरा रहा है? अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और उसके समर्थित गुट भी बातचीत का हिस्सा बने, लेकिन ईरान इन दोनों मुद्दों को पूरी तरह खारिज कर चुका है। इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब बेचैन नजर आ रहे हैं। वह अगले हफ्ते तय समय से पहले वॉशिंगटन जाकर ट्रंप से मिलने वाले हैं। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप पर दबाव डालेंगे कि ईरान पर इतना सख्त दबाव बनाया जाए कि वह सिर्फ परमाणु नहीं बल्कि मिसाइल और अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर भी झुकने को मजबूर हों। इस मुलाकात की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि नेतन्याहू के साथ इजरायली वायुसेना के आने वाले प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल ओमर पिशलर भी जा रहे हैं। जंग की तैयारी या शांति के दबाव। इसी बीच ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विट्कॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर अरब सागर में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर पहुंचे। उन्होंने सैनिकों से मुलाकात कर इसे ट्रंप की नीति ताकत के दम पर शांति का हिस्सा बताया। ट्रंप का साफ संदेश, बातचीत भी होगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। ईरान ने भी जवाब में वही अंदाज अपनाया, कहा कि अगर हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा। यानी फिलहाल दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बातचीत और टकराव दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए किस तरह से भले ही मेज पर बातचीत हुई हो, लेकिन बैकग्राउंड में सीमाओं पर तनाव किस कदर जारी है, कैसे तैयारियां हैं। युद्ध की लगभग पूरी तैयारियों में दोनों देश चल रहे हैं और एक मंच है जहां पर समझौते की कहीं ना कहीं बात चल रही है और बैकग्राउंड में कुछ और ही कहानी बुनी जा रही है। देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच हाल ही में परमाणु वार्ता हुई। इसके बाद लगा कि तनाव ठंडा हो सकता है।
बातचीत की मेज पर आने के बाद लगा कि दोनों पक्ष एक दूसरे को कुछ सम्मान जरूर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने एक बेहद कड़ा और रणनीतिक बयान जारी किया है। अरागची ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान पर किसी भी प्रकार का सैन्य हमला किया तो ईरान क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाएगा। कतर के एक प्रमुख न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में अरागची ने न केवल चेतावनी दी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नया तर्क भी पेश किया। उन्होंने कहा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई को उन खाड़ी देशों के खिलाफ हमला नहीं माना जाना चाहिए जहां ये अमेरिकी बेस स्थित हैं। ये बयान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान अपने पड़ोसी अरब देशों जैसे कतर, यूएई और बहरीन को ये संदेश देना चाहता है कि उसका संघर्ष केवल अमेरिका से है। वो इन देशों के साथ अपने हालिया सुधरते संबंधों को खराब नहीं करना चाहता, भले ही वो उनके यहाँ मौजूद अमेरिकी संपत्तियों को ध्वस्त कर दें। ये तीखी बयानबाजी ऐसे समय में आई है जब ओमान में दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता का एक दौर संपन्न हुआ है। गौरतलब है कि साल 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते रसातल में चले गए थे। हालांकि ओमान में हुई इस बैठक को दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि बातचीत का अगला दौर अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। अरागची ने स्वीकार किया कि अमेरिकी प्रतिनिधियों के साथ आमने सामने की संक्षिप्त मुलाकात और कुछ शिष्टाचार हुआ, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि गहरा अविश्वास अभी भी बातचीत की सबसे बड़ी बाधा है। इंटरव्यू के दौरान अरागची ने ईरान की रेड लाइंस को पूरी तरह से दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान की मेज पर केवल परमाणु मुद्दा है। ईरान कुछ विषयों पर किसी भी प्रकार के समझौते या फिर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। जैसे ईरान चाहता है कि वो अपने मिसाइल कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा, जिसे वो अपनी रक्षा के लिए अनिवार्य मानता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को ईरान के समर्थन पर कोई बात नहीं होगी। ईरान चाहता है कि आंतरिक मामलों जैसे शासन व्यवस्था या फिर घरेलू नीतियों पर कोई बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। अरागची का कहना है कि यूरेनियम संवर्धन ईरान की संप्रभुता का अधिकार है और वे किसी भी ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जो उन्हें इस तकनीक से पूरी तरह वंचित करता हो। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो धमकी और दबाव के साए में बातचीत नहीं करेगा। अरागची के इस बयान ने खाड़ी देशों में चिंता बढ़ा दी है। अगर तनाव बढ़ता है तो कतर और बहरीन जैसे देश दो महाशक्तियों की लड़ाई के बीच युद्ध का मैदान बन सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान का ये बयान निवारण यानी डेटरेंस की एक तकनीक है ताकि अमेरिका या इसराइल किसी भी प्रकार के सीमित सैन्य हमले की योजना बनाने से पहले 100 बार सोचें। आने वाले कुछ दिन पश्चिम एशिया की राजनीति के लिए निर्णायक हो सकते हैं। अगर अगले दौर की बातचीत सफल रहती है